लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर। सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर कह रहा कि फेयर में, मेले में पार्टिसिपेटिंग करने वाले सदस्य, अधिकांश सदस्यगण, मतलब मेले में अधिकांश जो पार्टिसिपेट करने वाले सदस्यगण थे वो अधिकांश, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, जिस फेयर को विद्यार्थी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब जो मेला फेयर लगाया गया था जिसे विद्यार्थियों ने ऑर्गेनाइज किए थे, विद्यार्थी ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें अधिकांश भाग लेने वाले सदस्यगण क्या थे भाई? वर मैथमेटिक्स टीचर्स थे। उसमें से अधिकांश लोग मैथ के शिक्षक थे। मतलब जो स्टूडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे फेयर, उसमें ज्यादातर पार्टिसिपेटिंग करने वाले सदस्यगण जो थे वो क्या थे? मैथमेटिक्स टीचर्स थे। अब बताइए इसमें क्या आंसर होगा? मैथमेटिक्स टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर्स कौन सा आएगा ये आप ध्यान दीजिए। बोलिए क्या हम बनाएंगे इस सेंटेंस में? इससे साबित ये हो रहा है वाले सदस्यगण था, ये तो कंफर्म है कि अपोस्ट्रोफ यस वाले नहीं होना चाहिए, यानी राइट आंसर हमारा डी नहीं आएगा। बाकी विकल्प को हम ध्यान देंगे, ठीक है, बाकी विकल्प को हम ध्यान देंगे। कंफर्म है कि हमारा डी राइट आंसर नहीं होगा। अब जो सेंटेंस में बच रहा उसको हम ध्यान देंगे। मैथमेटिक्स टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर, बोलिए टीचर इन मैथमेटिक्स क्या आएगा? यदि हम ऑप्शन सी बनाते हैं तो टीचर हमारा कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन जब भी सिंगुलर में आएगा तो किसी न किसी रूप में डिटरमिनार का हमें यूज करना पड़ेगा। जब भी कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर में आएगा तो कंफर्म है कि हमारा किसी न किसी तौर पर डिटरमिनार का यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले, मैंने जो मेले के आयोजन किया गया उसमें अधिकांश भाग लेने वाले सदस्यगण वो मैथमेटिक्स के शिक्षक थे। क्या थे? मैथमेटिक्स के शिक्षक थे। अब बोलिए इसका राइट आंसर जब हम बनाएंगे, लोग कहता है कि मैथमेटिक्स टीचर होते हैं, इंग्लिश टीचर होते हैं, फिजिक्स टीचर होते हैं, लेकिन ये स्लैंग्स वर्ड कहलाता है। मैथमेटिक्स टीचर, इंग्लिश टीचर, ज्योग्राफी टीचर या बायोलॉजी टीचर बोलना सही है। स्लैंग्स वर्ड का मतलब ये होते है कि उसे हम केवल बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैंग्स वर्ड कहलाता। लेकिन जब हमें ग्रामर में यूज करना रहेगा तो वो गलत हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर आएगा टीचर्स इन मैथमेटिक्स। यस यहाँ छूटा हुआ था, टीचर्स इन मैथमेटिक्स, यानी राइट आंसर हमारा सी आएगा। क्या राइट आंसर आएगा? टीचर्स इन मैथमेटिक्स। जैसे इंग्लिश टीचर हम नहीं बोल सकते, टीचर इन इंग्लिश बोलेंगे। बायोलॉजी टीचर नहीं बोल सकते हैं, बायोलॉजी इन, टीचर इन बायोलॉजी बोलना पड़ेगा, ठीक है। साइंस टीचर नहीं बोल सकते, यूज करने साइंस थी, टीचर इन साइंस होगा। समझ में आ गया होगा अब इस तरह से सेंटेंस में, है ना। तो बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स था इसलिए हमें टीचर्स लगाना पड़ा। अमेरिकन्स डोंट ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा हुआ ना कि अमेरिकन्स डोंट ऑब्जेक्ट माय कॉलिंग देम बाय देयर फर्स्ट नेम्स। अमेरिकन्स बुरा नहीं मानते, अपोज नहीं करते, विरोध नहीं करते हैं कि आप उसको किस नाम से बुलाते हैं, वो कभी अपोज नहीं करता, विरोध नहीं करता। तो अमेरिकन्स डोंट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टू होता है, ऑब्जेक्ट टू आता है। और ऑब्जेक्ट टू के बाद जब भी नाउन आएगा, वर्ब आएगा तो V4 होगा। दरअसल हम ध्यान देंगे नियम क्या कहता है, हम लोग जनरल नियम ये पढ़ते हैं कि साधारणता क्या होता है कि टू के बाद हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। साधारणता हम टू के बाद V1 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसके साथ टू लगने पर V4 हो जाता है। जैसे आता है ड्यू टू, वेइंग टू, वेइंग टू, with a view to, with a view to, look forward to, look forward to, look forward to, object to, object to, accustomed to, accustomed to, है ना, dedicated to, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, ये सभी जितने शब्द हैं, यदि इन सारे शब्दों के साथ यदि टू आ जाए
तो हम कभी V1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो V4 का इस्तेमाल करेंगे। फिर से समझेंगे। जनरली नियम यही होता है कि हम 2 के बाद V1 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होता है जिसके साथ 2 लगने पर V4 का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे ड्यू टू, गोइंग टू, विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, अकस्टम टू, डेडिकेटेड टू के बाद V4 आएगा। क्लियर? क्या आएगा? V4 आएगा। अब बताएंगे इसका आंसर आप लोग। अमेरिकन डोंट ऑब्जेक्ट, तो कन्फर्म है कि यहाँ ऑब्जेक्ट 2 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा 1 नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ना ही ऑप्शन डी आएगा, 2 आएगा। अब वर्ब आएगा वो कन्फर्म V4 फॉर्मेट में आएगा। 2 के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 फॉर्मेट में आएगा, यानी कॉलिंग आएगा। ठीक है, जब ये V4 कहलाएगा तो कन्फर्म है कि ये जेरेंड का काम करेगा। क्या कहलाएगा? जेरेंड कहलाएगा। और जेरेंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, मतलब माई का यूज बिल्कुल सही और सटीक है। क्लियर? 3 नंबर देखिएगा। द NYC बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी कह रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी में NYC बिल्डिंग, NYC बिल्डिंग सिटी बोलेंगे, न्यूयॉर्क सिटी में NYC बिल्डिंग इज एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने का या जो भी एग्जामिनर पूछता है उसमें कुछ ना कुछ तरीका दिया रहता है, आप रूबरू सीखिए हमसे। कहने का अर्थ होना है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को केवल एक ही बार लिखा जाता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन को केवल और केवल एक बार यूज किया जाता है। यदि इस नाउन को दोबारा लिखने की बारी आ जाए तो हम इसके बदले हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कहने का अर्थ साफ हो गया कि किसी सेंटेंस में हम नाउन केवल एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसकी दोबारा प्रयोग करना रहे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन का। लेकिन दोबारा नाउन नहीं आना चाहिए। सेंटेंस को देखिए और पकड़िए कहाँ गलती है। लिखा हुआ कि द NYC बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी में NYC बिल्डिंग इज एज हाई एज। देखो यहाँ बिल्डिंग, आप पुनः बिल्डिंग लगा दिया, गलत हो जाएगा भाई, यानी राइट आंसर डी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बिल्डिंग लगा दिया, यानी ऑप्शन हमारा 1 नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी देखिए, यहाँ भी बिल्डिंग लगा दिया, यानी ऑप्शन हमारा बी नहीं आएगा। यानी 100% बोलिएगा कि सर आंसर तो अब सी ही होगा। 100% आएगा कि सर अब आंसर तो 100% सी ही होनी चाहिए। हायर देन एनी अदर वन, है ना। 1 मतलब यहाँ बिल्डिंग की रिपीटेशन के लिए 1 का इस्तेमाल किया गया। तो न्यूयॉर्क सिटी में NYC बिल्डिंग हायर देन एनी अदर वन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बाकी अन्य बिल्डिंगों की तुलना में ऊंचा है, बाकी अन्य बिल्डिंगों की तुलना में हायर है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। चौथा आएगा, लिखा हुआ ना बट देन अगेन। देखिए, बट देन अगेन जो है ना एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, जिससे कहते हैं हाउ एवर होता है। हाउ एवर, हालांकि, ये एडवर्ब के तौर पर काम करता है। बट देन अगेन जो होते हैं कंपाउंड एडवर्ब का काम करता है, जिसका सिनोनिम हम लिख दिए हैं हाउ एवर होते हैं। हालांकि, देयर आर एलिगेशंस, एलिगेशन जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, आरोप होता है। देयर आर एलिगेशंस ऑफ रिक्लेमेशंस एंड एक्यूजिशन ऑफ द फार्मलैंड बाय द अडानी। अब सेंटेंस को देखिए, लंबा सेंटेंस पूछा गया, फिर भी हम इसे चुटकियों भर में बना लेंगे, मतलब आसानी से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। वाई देन अगेन, वाई देन अगेन मतलब हुआ हालांकि, फिर भी, है ना। देयर आर एलिगेशन, आरोप लगा है, आरोप है। देयर आर एलिगेशंस, आरोप है। ऑफ रिक्लेमेशंस एंड एक्यूजिशन, रिक्लेमेशन माने होते पुनर्ग्रहण, अरे एक्विजिशन माने होते अधिग्रहण। ये होते हैं रिक्लेमेशंस, पुनर्ग्रहण, पुनः ग्रहण माने ग्रहण कर लेना, ये होते हैं अधिग्रहण, मतलब हड़प लेना, सिंपल समझते हैं, हड़प लेना। टू द फार्मलैंड बाय द अडानी, मतलब अडानी के माध्यम से, अडानी के द्वारा कृषि भूमि, कृषि कार्य का अधिग्रहण करने का आरोप है। अडानी के द्वारा फार्मलैंड, कृषि भूमि जो है, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र की अधिग्रहण, कृषि क्षेत्र की हड़पना,
उसका आरोप लगा है। इसका डेट मीन्स क्या होगा, यदि हम टू लगाते हैं ना तो टू फोर के अर्थ में सेंस देता है, के लिए तो ये तो आएगा नहीं, बल्कि फार्मलैंड का अधिग्रहण हुआ, फार्मलैंड का अधिग्रहण किया गया, इसका मतलब राइट हमारा ऑप्शन ए में हम बनाएंगे तो यहाँ आल्सो लगा दिया, जबकि आल्सो मेन वर्ब के साथ होता है। ऑप्शन बी लगाया गया रिक्लामेशन एज वेल एज, सही होता, लेकिन यहाँ टू के कारण गलत है, क्योंकि हमारा ऑफ जो होते हैं ना जोड़ने का काम करता है, एडिशन का काम करता है, दोनों में अर्थ बताता, दोनों का रिलेशनशिप बताता है किसका है ना। तो आंसर हमारा सी आएगा, रिक्लामेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फार्मलैंड। देखिए फिर से समझ लेते हैं, कह रहा है ना बट देन अगेन, हालांकि देयर आर एलिगेशंस, आरोप है, ऑफ रिक्लामेशन एंड एक्विजिशन ऑफ द फार्मलैंड होगा, मतलब अडानी के माध्यम से, अडानी के द्वारा फार्मलैंड की अधिग्रहण, कृषि भूमि का अधिग्रहण, कृषि भूमि के लिए अधिग्रहण नहीं होता है, कृषि भूमि का अधिग्रहण का अर्थ होनी चाहिए, का मतलब यहाँ सेपरेशन नहीं बल्कि ऑफ का अर्थ यहाँ देगा, यहाँ दा छूटा हुआ, दा लगा देंगे, ऑफ द फार्मलैंड होगा, ऑफ किसी दो व्यक्ति दो वस्तु के बीच की जो रिलेशनशिप होते वो बताता है, ऐड करने की बारी आता है, टू तो हमारा उद्देश्य के लिए यूज होता है। क्लियर। तो रिक्लामेशन एंड एक्विजिशन, ये मतलब हो गया पुनर्ग्रहण, एक्विजिशन माने हुआ अधिग्रहण, तो कृषि भूमि कृषि कार्य का पुनर्ग्रहण और अधिग्रहण का आरोप है। क्लियर। का क्या अर्थ में आएगा, फोर के अर्थ में नहीं आएगा। लिखा हुआ इट इज अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स। समझिए बात को, नियम क्या कहता है, यदि हम 3 लगा दे, जैसे 1 ईयर, 1 ईयर बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं। कोई कहेगा सर 2 ईयर, तो 2 ईयर गलत है, क्या बोलना सही होगा, 3 इयर्स बोलना सही होगा, मतलब ये सही होगा, ठीक है। लेकिन बात आ गया कि यदि हमारा नाउन, यदि हमारा नाउन नंबर के साथ साथ, देखिएगा नंबर हाइफन फिर नाउन, यदि हम किसी भी नाउन को नंबर, नंबर और नाउन को यदि हम हाइफन से जोड़ दें, यदि हम नंबर और नाउन को हाइफन से जोड़े, ये हाइफन, तो समझ जाना है कि ये नाउन सदैव सिंगुलर आएगा, ये नाउन सदैव सिंगुलर में हम ये यूज करना पड़ेगा, सदैव सिंगुलर में यूज करना पड़ेगा। फिर से समझेंगे, यहां देखिए 1 ईयर सही है, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, ठीक है। लेकिन इसी को नंबर और नाउन के बीच में हाइफन लगा दे तो समझ जाना है कि ये नाउन सदैव सिंगुलर आएगा, सदैव सिंगुलर आएगा। दरअसल बात क्या होता है जानते हैं, हाइफन लगने से ये एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर जाता है, ये टोटल कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करता है। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव का ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लुरल होता है। देखिए तो इट इज, यहाँ हाइफन लग गया तो ईयर्स हो ही नहीं सकता, वो ईयर आएगा, ऑप्शन एक नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा, बल्कि ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर हमारा, अरे बी राइट आंसर आएगा। 3 साल का डिग्री कोर्स है, बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस सेटिंग सेट्स इन, जैसे विंटर शुरू होते हैं, द नंबर ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्टों की संख्या अचानक, इसका मतलब यहाँ स्टार्ट नहीं बल्कि स्टार्ट्स होनी चाहिए। जब स्टार्ट्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि किसी भी वर्ब, कोई भी मेन वर्ब अपने आप में, जितने भी वन फॉर्म है सभी अपने आप में प्लुरल है, सिंगुलर बनाने के लिए हमें यस यस ऐड करना पड़ता है, इसका मतलब राइट आंसर डी नहीं आएगा। अब हमारे पास विकल्प है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, यहाँ ईच होता, गलती है। ऑप्शन बी द अमाउंट, अमाउंट लगने से ही गलत हो गया, क्योंकि अमाउंट जो होता है ना मात्रा के लिए आता है, जबकि टूरिस्ट हमारा संख्या होते हैं, इसलिए आंसर बी भी नहीं बल्कि राइट आंसर सी हो जाएगा। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेज, स्टार्ट नहीं लगाया, स्टार्ट लगाता तो बिफोर लगता, स्टार्ट नहीं लगाया तो इंक्रीजेज बना दिया। यदि स्टार्ट रहता तो लिखते द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, स्टार्ट क्रिया के बाद बिफोर आता है, नहीं लिखा तो इंक्रीजेज को ही V5 बना दिया, सी राइट आंसर होगा। इज रेस्पेक्ट रियली, देखिए
कह रहा इज रेस्पेक्ट रियली, क्या वास्तव में आदर प्रेफरेबल देन मनी, कह रहा है कि क्या रेस्पेक्ट वास्तव में पैसे से ज्यादा महत्व का है, क्या ज्यादा महत्व देते, ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो प्रीफरेबल के बाद हमेशा देन नहीं आता है, टू आता है। तो प्रीफरेबल टू केवल और केवल ऑप्शन एक नंबर। फिर या प्रीफरेबल के बाद हम टू लगाते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लिखा हुआ हिज स्पीच वाज मार्क्ड बाय डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉर्न। डिसएग्रीमेंट माने होते असहमति, स्कॉर्न माने होते घृणा या तिरस्कार फॉर हिज अपोनेंट्स पोजीशन। अब इस सेंटेंस को देखिए क्या कहना चाहता। करा हिज स्पीच वाज मार्क्ड बाय, क्लियर, हिज स्पीच वाज मार्क्ड बाय डिसएग्रीमेंट। तो ये चीज ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि क्या इस तरह होगा, क्या नहीं होगा, किस लिए हम यूज करेंगे। तो नियम कहता है मार्क के बाद बाई नहीं लगता, विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। विथ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, विथ का यूज करेंगे। हिज स्पीच वाज मार्क्ड बाई नहीं बल्कि मार्क्ड विथ हो जाएगा। चिन्हित किया, नोटिस किया गया, चिन्हित करना या नोटिस करना उसी को कहते हैं मार्क विथ हो जाए। नहीं, इसका राइट आंसर देखिएगा हिज स्पीच वाज मार्क्ड विथ। अब विथ ढूंढेंगे हम, ऑप्शन हमारा ये गलत है, टेंस हमारा पास्ट का है, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे आएगा, इसको हटा दो भाई। ऑप्शन बी देखिए वाज मार्क्ड विथ, और ऑप्शन सी देखिए तो सी में भी वाई लगा हुआ, यानी आंसर हमारा सी नहीं होगा, कन्फर्म हमारा आंसर बी हो जाएगा। समझ जाते इस सेंटेंस को। मार्क जो होता है ना पैसिव में या एक्टिव में नहीं, बल्कि इसका सही इसका इस तरह से होता है मार्क ए विथ बी। मतलब यहाँ हुआ कि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू रहेगा। तो ऐसी स्थिति में और पैसिव बनाएंगे तो डायरेक्ट विथ आपको दिखाई देगा। तो लिखा हिज स्पीच वाज मार्क्ड, उनके भाषण को, जो भाषण दिया ने उन्हें चिन्हित किया गया, उन्हें नोटिस किया गया, उन्हें इंडिकेट किया गया विथ डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉर्न फॉर हिज अपोनेंट्स पोजीशन। करा उनके अपोनेंट विरोधी पोजीशन के लिए तिरस्कार और असहमति, तिरस्कार और असहमति के लिए उनके भाषण को नोट किया गया, उनके भाषण को एड किया गया। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 9 नंबर, टॉल इफ नॉट टॉलर देन चंचू। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते रहते हैं बार बार कि या तो पॉजिटिव डिग्री पढ़ना होता है या फिर कंपैरेटिव डिग्री, या पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि दोनों डिग्री को हमें एक साथ यूज करना रहे, कंपैरेटिव भी और पॉजिटिव डिग्री भी, तब हम क्या करेंगे। यदि पॉजिटिव और कंपैरेटिव हमें एक साथ रहे तो ध्यान रखें इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स होते हैं, if not, but not, or not, but not, and not होता है, and not, और, अथवा, और perhaps। ध्यान दीजिएगा यदि आप इन दोनों डिग्री को एक साथ रखना चाहते हैं तो एक और पॉजिटिव दूसरी और कंपैरेटिव, या इधर कंपैरेटिव तो इधर पॉजिटिव, है ना। यदि आप पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को आप एक साथ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इन दोनों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए इफ नॉट, बट नॉट, एंड नॉट, और अथवा और परहैप्स का इस्तेमाल किया था। इन दोनों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए इफ नॉट, बट नॉट, एंड नॉट, और अथवा और परहैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगू इज एज टॉल, मतलब एज टॉल एज होनी चाहिए, एज टॉल एज। इफ नॉट तो अगला कंपैरेटिव होने चाहिए टॉलर, तो टॉलर टू नहीं आएगा, टॉलर देन आएगा। नहीं, राइट आंसर सी हमारा हो जाएगा। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। चंगू उतना लंबा है जितना कि चंचू, यदि नहीं तो चंचू से लंबा है, वही इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, द बिगर डायलेमा ऑफ फेसिंग दिस मेगा स्टोरीज।
द बिगर डायलेमा फेसिंग दिज मेगा स्टोरीज। कह रहा ये जो है दिज मेगा स्टोरीज, ये जो बड़ा स्टोरी है, मेगा स्टोरी को फेसिंग करने वाले बड़ा सा दुविधा। दिज स्टोरीज, नाउन प्लस वी फोर प्लस नाउन को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन प्लस वी फोर प्लस नाउन को प्रेजेंट पार्टिसिपल, जबकि नाउन प्लस वी थ्री प्लस नाउन को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो लिखा हुआ द बिगर डायलेमा फेसिंग दिज मेगा स्टोरीज। कह रहा है कि ऐसे मेगा स्टोरीज, ऐसे मेगा स्टोरीज को सामना करने वाले बड़ी दुविधा इज हाउ टू रिटेन कस्टमर्स। कस्टमर को कैसे बरकरार रखा जाए, कस्टमर को कैसे बनाए रखा जाए। आफ्टर द नोवेल्टी, नयापन होने के बाद, नया चीज आने के बाद कस्टमर को कैसे बरकरार रखा जाए, ये सबसे बड़ा दुविधा है, द बिगर डायलेमा है। वेयर थिन, अब देखिए इसका मतलब क्या आता है ना। देखिए वेयर का मतलब सीखिए, वेयर ऑफ होता है, वेयर ऑन होता है, फ्रेजल वर्ब है, वेयर डाउन होता है और वेयर आउट होता है। ये चार फ्रेजल वर्ब आता है, सीखिएगा। पहला नंबर वेयर ऑफ होते हैं, इसका मतलब होते हैं प्रभाव या प्रकोप कम जाना। सबका कम नहीं होते, लेकिन सबका यूज अलग अलग होगा। इसका मतलब होगा वेयर ऑफ जो होते हैं ना, प्रभाव या प्रकोप, मतलब इफेक्ट जो होता है ना, जैसे दवा है, मान लो ये दवा है, इस दवा का प्रकोप या मैंने कम हो गया, प्रभाव पहले के तुलना में अब कम हो गया, तो वेयर ऑफ होते हैं। या फिर बोलते हैं कि मेरी दुकान जितना पहले कस्टमर आता था, नए टेक्नोलॉजी आने के पश्चात मेरे यहाँ ग्राहकों का असर कम गया है ना, झुकाव कम हो गया, प्रभाव कम हो गया, तो वियर ऑफ होते हैं, प्रभाव कम होना। ठीक है, वियर ऑन भी आता है। वियर ऑन ये होता है, जानते हैं क्या चीज? वियर ऑन होते समय के लिए, समय ढलना, ग्रेजुअली, धीरे 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 नहीं। तो कहते कि शाम ढल रहा, तो शाम होना या सुबह होना तो ये धीरे धीरे होता है, अचानक शाम नहीं हो जाता है। मतलब धीरे धीरे दोपहर, शाम, फिर अंधेरा हो जाता है, तो ये टाइम के लिए था। वियर ऑन टाइम के लिए होता है, समय धीरे 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 कम होना, वो वियर ऑन होता है टाइम के लिए। एक आता वियर डाउन। वियर डाउन होते ये भी होते स्मॉलर होते, स्मॉलर इन नंबर, संख्या में कमी होना। वियर डाउन होते संख्या में कमी होना, वियर डाउन, ये वियर डाउन, संख्या में कमी आना। एक होता वियर आउट, ये क्या होता है? जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, हम इसको यूज करते 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 हम खिया देंगे और हम पतला कर देंगे, तो ये वियर आउट होगा, मतलब घिस जाना, पूरा घिस जाना, मतलब अब यूज करने के काबिल नहीं रहा। या फिर देखते चप्पल पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, तो नया तो ठीक है, लेकिन उससे हम 6 साल पहनेंगे एक ही चप्पल को, तो कन्फर्म है कि जो छठा साल होगा वो कन्फर्म घिस जाएगा, मतलब वो काम के लायक नहीं रहेगा। तो पूरी तरह से घिस जाना क्या कहलाएगा? वियर आउट कहते हैं। वियर आउट कहलाता है घिस जाना, पूरा जर्जर हालात हो जाना, वियर आउट कहलाता है। तो ये 4 वर्ड हमें सिखाए आपको फ्रेजल वर्ब के रूप में, तो आप आसानी से बना सकते हो। लिखा हुआ था विगर डायलेमा फेसिंग दिस मेगा स्टोरीज, मतलब ऐसे मेगा स्टोरीज को सामना करने वाले बड़ा दुविधा इज हाउ टू रिटेन कस्टमर्स, मतलब ये जो बड़ी दुविधा पैदा हो रहा है कि कस्टमर, जो नए नए चीज आ रहा है, नोवेल्टी जो मार्केट में आ रहा है, नए नए चीज आने के पश्चात सबसे बड़ा दुविधा बन रहा, बड़ी चुनौती सामना करना पड़ रहा, वियर ऑफ हो जाएगा, प्रभाव कम पड़ जाते हैं। मतलब कैसे कस्टमर को हम बरकरार रखें ताकि अदर दुकान या अन्य कस्टमरों पर प्रभाव कम होकर मेरे यहाँ खिंचाव ज्यादा हो, तो ये होगा वियर ऑफ हो जाएगा, वियर्स ऑफ हो जाएगा। क्लियर? वियर थिन कुछ नहीं, कूल डाउन, कूल डाउन होते शांत रहना, कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन, शांत रहिए। सी राइट आंसर आएगा। क्या इसका राइट आंसर आएगा? कैन दिस मशीन, क्या यह मशीन, क्या इस मशीन को कृषि कार्य के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है? क्या इस मशीन को कृषि कार्य में अडॉप्ट किया जा सकता है? अब देखिए यहां देखिए अडॉप्ट लिखा हुआ है ना, तो अडॉप्ट इन फार्म वर्क होते हैं, फार कृषि कार्य में
क्या इसे अडॉप्ट किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है? तो इन फार्म वर्क होते, इन फार्म होते कृषि कार्य। अडॉप्ट मैंने होते अपनाना, अडॉप्ट मैंने गोद लेना भी होते हैं। एडॉप्ट मीन्स होते हैं अपनाना, और एडॉप्ट मैंने गोद लेना भी एडॉप्ट कहलाता है। किस क्षेत्र में? तब फार्म वर्क में, कृषि क्षेत्र में अपनाना के लिए। तो आपका राइट आंसर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिस क्षेत्र की बात होगा इन लगेगा, बाई तो माध्यम दर्शाएगा, इनटू मोशन दर्शाएगा, फॉर उद्देश्य बतलाएगा। नेक्स्ट आइए, द ड्राइवर वॉज डेजल्ड बाय द ब्राइट लाइट ऑफ अप्रोचिंग कार। सेंटेंस को आप देखिए और समझिए लिखा हुआ क्या मतलब। स्ट्रांग लाइट होते हैं, स्ट्रांग लाइट, स्ट्रांग लाइट मतलब समझ रहे हैं ना? ट्रक देखे होंगे, ट्रक या बस, बड़ा बड़ा हैवी वाहन जो होते हैं, क्या करते हैं ना, लाइट यदि आप साइकिल चला रहे होंगे और उसका फोकस यदि लाइट मारेगा तो आंख पर पड़ने के पश्चात क्या होता है ना कि एकदम चौंधिया जाता है, चकाचौंध हो जाता है। इसका मतलब सामने की वस्तु दिखाई नहीं देता है, गड्ढा है, गुबड़ी है, कहाँ क्या हम जा रहे हैं उसे कुछ पता नहीं चलता। तो डेजल कहते हैं, स्ट्रांग लाइट कहते हैं, मतलब काफी जो तीखी लाइट होते, ज्यादा लाइट होते हैं, वो डेजल का, खासकर बस ड्राइवर, ट्रक, बड़े बड़े वाहनों की जो लाइट होती है वो डेजल कहलाते हैं, चकाचौंध कर देने वाले। इसलिए इसका साइनो जानते क्या आता है? डेजल का साइनो आता है ब्लाइंड भी होता है। अब कहिएगा सर ब्लाइंड मैंने तो अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में होता है डेजल। आप ब्लाइंड अंधा आप जानते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में आप जानते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट भी इसका साइनो होता है। डेजल का साइनो जो होता है ब्लाइंड होता है, ब्रिलियंट भी होता है, चकाचौंध। चकाचौंध जो होता है ना मतलब खूब तेज होता है ना, जिससे प्रकाश खूब निकलता है, तो चकाचौंध होते हैं। देखते होंगे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसकी जो लाइट निकलता है, तीखी लाइट, जो हम अपने आंखों से नंगे आंखों से देख नहीं पाते, तो इसलिए हम लोग क्या रखते हैं ना, एक्सरे वाला, इससे इस तरह से रखते हैं, एक्सरे वाला जो किया रहता है पुराना, तो उससे देखना पड़ता है, इतना उसका डेजलिंग होता है। तो डेजलिंग समझ में आ गया, इसलिए उसका साइन ऑफ ब्लाइंड भी आता है, ब्रिलियंट भी आता है। अब ट्विंकल के बारे में, ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल, यस पापा। तो ट्विंकल आना, भूकुर भूकुर करना, भगजोगनी समझा है, भगजोगनी, टिमटिमाना या तारा, तारा स्टार की बात करें हम तो टिमटिमाता है, भुक भुक आता है, भगजोगनी, वो ट्विंकल होता है। फ्लैश क्या होते हैं ना, टेम्पररी लाइट होते हैं। ये फ्लैश क्या होता है? सर टॉर्च की लाइट, फ्लैश टॉर्च की लाइट, मतलब ऐसे टॉर्च की लाइट जो हम लोग जलाते हैं वो फ्लैश कहलाता है, मतलब ग्लो। समझ में आ गया ना? पूरे अंधेरा है और यहाँ कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसकी जो जला हुआ पार्ट है हल्का सा लाल दिखाई देगा, इसका मतलब ग्लो का, ग्लो है, ग्लो, ऐसे कि ग्लो, एचडी ग्लो में आ रहा है, फेयर एंड लवली। अब इसका आंसर हम लोग बना सकते हैं, द ड्राइवर डेजर्ड बाय द ब्राइट लाइट ऑफ अ कार। अब तो स्पष्ट पता जाना, डी राइट आंसर, यानी राइट आंसर बिल्कुल सही सेंटेंस था। क्लियर? What does it matter most is the quality of goods that we require। कह रहा है सेंटेंस, what does, सेंटेंस को पकड़िए। दरअसल हम लोग जैसे ही what को शुरू में देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हम लोग यही समझते हैं। जैसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, योर नेम, तो दरअसल हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना मस्ट है। आपका नाम क्या हुआ, है ना, आपके पिताजी का नाम क्या हुआ, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो ऐसे सेंटेंस हम जैसे व्हाट देखते हैं तो इसे WH सेंटेंस मानकर हम लोग इंट्रोगेटिव समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब इसमें सीखिए, यह व्हाट मोस्ट जो ज्यादा मायने रखता है वो वस्तुओं की क्वालिटी है, दैट वी रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें जरूरत है, जो हमें आवश्यक की गुणवत्ता ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे कि यदि WH वर्ड खासकर व्हाट के बारे में जानिए, यदि व्हाट सब्जेक्ट के स्थान पर रहे तो ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। व्हाट सब्जेक्ट के स्थान पर रहे तो कैसा काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा तो कन्फर्म है कि यस इक्वल टू यस होनी चाहिए, मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ब भी इसमें आएगा, नेक्स्ट वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा, नेक्स्ट वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। फिर से समझेंगे इसमें, जब भी व्हाट हमारा सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा तो सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, नेक्स्ट वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है। दूसरा चीज हमें सीखना होगा कि ध्यान रहे जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ डू, डज अथवा डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। डू, डज, जब भी व्हाट हमारा सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा तो इसके साथ हम डू, डज अथवा डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब इसका आंसर हम लोग बनाएंगे। लिखा हुआ है व्हाट डज इट मैटर मोस्ट। आप समझ गए कि यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर है, सब्जेक्ट के तौर पर होने का मकसद है कि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ तो कन्फर्म वो सब्जेक्ट का काम कर रहा। जब सब्जेक्ट का काम कर रहा तो डू, डज, डिड को हट नहीं होगा, राइट आंसर डी नहीं होगा। हमारा आंसर या तो 1 होगा या तो 2 आएगा। जब व्हाट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा तो वह भी सिंगुलर होगा, यानी मैटर्स हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, है ना। व्हाट मैटर्स मोस्ट, जो ज्यादा मायने रखता है, जो अत्यधिक मायने रखता है, इज जो आ रहा है ना व्हाट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। व्हाट मैटर्स मोस्ट, जो ज्यादा मायने रखता है, इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, वस्तुओं की गुणवत्ता है, जरूरत है जिसकी हमें दरकार है उसकी गुणवत्ता ज्यादा मायने रखता। समझ में आ गया होगा, है ना। जहां जहां भी व्हाट आपका सब्जेक्ट का काम करेगा वहां वहां समझ जाना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए इसमें यू कॉल्ड ऑन मी। कॉल ऑन मतलब होते हैं विजिट, होते हैं मुलाकात करना, विजिट मुलाकात करना कॉल ऑन होता। तो यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, जब हम घर पर नहीं थे तब आप मुझसे मिलने आए, है ना। तो ये क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग में आपको खास ध्यान कि व्हेन हमारा कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, कंजक्शन के बाद वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनता। अब जो सेंटेंस बच रहा है यू कॉल्ड ऑन मी, इस क्वेश्चन टैग बनाइए। अब पास्ट टेंस है भाई तो पास्ट टेंस होनी चाहिए, डीड होनी चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव होनी चाहिए, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। He paid the caretaker for his board and lodging। देखिएगा, he paid the caretaker for, उन्होंने केयर टेकर, केयर टेकर मतलब जो होते हैं देख रेख करने वाले को केयर टेकर का, केयर मतलब ध्यान देना है, केयर टेकर लगा दिया तो देखभाल करने वाला। तो ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग। देखिए बोर्ड एंड लॉजिंग होता है नहीं बल्कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग होता है। आंसर इसका एक साथ लिखा जाता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग। मतलब क्या होता है ये समझाते हैं। इसका मतलब हुआ भोजनालय, बोर्डिंग माने होते हैं भोजनालय, भोजनालय, और लॉजिंग माने होते हैं आवास। मतलब जहां हम टेम्पररी के लिए रुकते हैं, कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, थोड़े समय के लिए जहां हम रुकते हैं और भोजन करते हैं उसी को कहते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कहते हैं। कुछ समय के लिए हम ठहरते हैं आवास के रूप में, मतलब 1 या 2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए हम टेम्पररी एक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसी के लिए कहते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग कहते हैं। भोजनालय और आवास, भोजनालय और आवास रहने के लिए। लॉज समझते हैं, लॉज, अब समझ में आ गया। तो वही लिखा हुआ पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड नहीं बल्कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग होनी चाहिए, यानी राइट आंसर 3 नंबर होना, सी राइट आंसर आएगा। रूम नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, बल्कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग होते हैं, एक साथ यूज होता है। उन्होंने भोजनालय और आवास के लिए केयर टेकर को पे किया, पेमेंट किया। 16 इन द डिजर्ट, मरुस्थल में, इन द डिजर्ट मरुस्थल में। डिजर्ट का मतलब ये वर्ड आते रहता है, ध्यान दीजिएगा। डिजर्ट जो होता है ना मरुस्थल, नाउन बोलेंगे तो ये मरुस्थल हो जाएगा, लेकिन यही हमारे डिजर्ट, डिजर्ट बोलेंगे वर्ब के रूप में तो ये होता है छोड़ना या त्यागना। एबंडन इसका साइन हो जाता है, एबंडन छोड़ना है, ठीक है। तो डिजर्ट हम मेन वर्ब के रूप में, ध्यान दीजिएगा उसमें। इन द डिजर्ट मरुस्थल में, द सन इज द मास्टर, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस बन जाएगा आपसे। कह रहा मरुस्थल में, रेगिस्तान में
सूर्य स्वामी होता है, सूर्य ही मालिक है। मरुस्थल में सूर्य ही मालिक है, सूर्य मालिक है। ऑल एल्स, बाकी सब, ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल में सूर्य स्वामी है, सूर्य मालिक है, बाकी सब रिजाइन्स बिफोर इट्स मर्सीलेस रे। इट्स मतलब हो गया आपका सन, सूरज के जो मर्सीलेस रे है, तिलतिलाती किरणें है, जो एकदम काफी कड़ा किरणें जो आता है, एकदम जलाने वाला, एकदम तिलतिलाते छिलमिलाते जो होते हैं। तो कह रहा है कि मरुस्थल में द सन इज द मास्टर, सूर्य स्वामी होते हैं। ऑल एल्स, बाकी सब सूरज की मर्सीलेस किरणों के सामने घुटने ही नहीं, सब खत्म हो जाता है, सब घट जाता है। इसका मतलब रिजाइन नहीं होता, रिजाइन तो पोस्ट से होता है, नौकरी से रिजाइन करना, उसके लिए यूज करते हैं। कॉलेप्स क्या होते हैं? कॉलेप्स होते हैं बिल्डिंग को ढाना, गिराना, गिर जाना, कॉलेप्स मतलब जो चीज निर्माण किया गया उसको गिराना कॉलेप्स होता है। जैसे बिल्डिंग, मंदिर, मस्जिद, ब्रिज, पुल, ये सबको गिराना, ढाना कॉलेप्स कहलाएगा। गिरा देना, ढा देना या गिर जाना। फॉल माने गिरना, फॉल मतलब गिरना। रिटायर्स, रिटायर मैंने ऐसा होता है अवकाश प्राप्त होना, 60 वर्ष पूर गया, 62 पूर गया, रिटायर कर गया। लेकिन यहाँ रिटायर मतलब होगा, जो रिटायर होगा घुटने टेक देना, समाप्त हो जाना के अर्थ में रिटायर भी होता है। रिटायर जो होते हैं समाप्त होना के अर्थ में भी यूज करेंगे। तो इन द डिजर्ट स्थल में द सन इज द मास्टर, सन स्वामी होते हैं। ऑल एल्स, बाकी सब सूरज की मर्सीलेस किरणों के सामने घुटने टेक देता है, सब समाप्त हो जाता है, सब रिटायर हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। यानी राइट आंसर रिटायर्स हो जाएगा। क्लियर? इंटेंट 2 + V1 होता है। इंटेंट 2 + V1 इरादा रखना, उम्मीद रखना, इंटेंट 2 + V1 आता। आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल फ्रेंच सीखने की उम्मीद रखता हूँ, इरादा है मुझे कि मैं अगले साल फ्रेंच सीखूंगा। तो इंटेंट 2 + V1 सही है, सर हमारा हो जाएगा, डी होगा उसका, बिल्कुल सही है। 18 द पुलिस नीडेड हिम, पुलिस को आपकी जरूरत है। चलिए भाई, पुलिस को आपकी जरूरत है फॉर आर्म्ड रॉबरी, लूट, सशस्त्र लूट जो हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, सशस्त्रों की जो लूट हुआ डकैती के लिए पुलिस को आपकी जरूरत है। भाई आप लूट करिएगा और लूट कांड के लिए आपको पुलिस करेगा, ये तो उल्टा हो जाएगा। यह नीड बने होते जरूरत होना। अब देखिए क्या करा, पुलिस को आपकी जरूरत है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। भाई आपकी जरूरत है बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे लिखा हुआ डकैती के लिए, लूटपाट के लिए आपकी जरूरत है। हाँ, आप ही चोर है, आप ही को अथी करेगा, जरूरत आपको रहेगा नहीं भाई, बल्कि ये कहेगा कि द पुलिस वाज आफ्टर हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी, पुलिस जो है डकैती जो हुआ, सशस्त्र की जो लूटपाट हुआ, डकैती हुआ, उसके लिए तुम्हें पीछा किया, पीछा लगा हुआ है, पुलिस आपका पीछा लग गया। वाज आफ्टर, बी आफ्टर मतलब होते पीछा लगना, वी आफ्टर, पुलिस आपके पीछे लगे हुए। कहाँ जाएगा बेटा, जने जाएगा उन्हें पकड़ाएगा, तो वही वी आफ्टर हो जाएगा, पीछे लगना, पीछा लगना, वी आफ्टर। द पुलिस नीडेड हिम नहीं, बल्कि द पुलिस वाज आफ्टर फॉर आर्म्ड रॉबरी, जो आर्म्ड रॉबरी की जो लूट हुआ, डकैती हुआ, उसके लिए पुलिस आपके पीछे लगा हुआ है, आपके पीछे लगा हुआ है। यानी राइट आंसर बी राइट आंसर आएगा। टोटल पुलिस टीम आपके पीछे लगा हुआ है। क्लियर? आंसर हमारा बी। बहुत सारा कोई कंफ्यूजन होगा कि सर पुलिस तो सिंगुलर है कि प्लुरल है, दोनों काम करता है। जब एक यूनिटी के तौर पर काम करेगा, जब एक वर्डी के तौर पर काम करेगा, तो पुलिस हमारा सिंगुलर काम करेगा। वही डिफरेंट डिफरेंट आपको विचार या ओपिनियन के आधार पर आएगा, तो यही पुलिस हमारा प्लुरल काम करेगा। क्लियर? लाइक नहीं करेगा, पसंद करेगा, चोरी करेगा, पसंद करेगा। लुक टू माने होते आशा करना, लुक टू आशा करना, लुक टू होते आशा करना। नेक्स्ट आइए, देखिए 19 क्या कह रहा, देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए रूम का मतलब क्या होता है, रूम मतलब हम कहते हैं जिसमें रहते हैं उसको हम रूम बोलते हैं, जिसमें रहते हैं उसमें हम रूम बोलते हैं, उसे हम
वो तो ठीक आप बात करें जिसमें आते रूम हुआ, लेकिन बात होगा कि इस कंपार्टमेंट में आपके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं। जहां भी कंपार्टमेंट की बात आएगा, कंपार्टमेंट में बैठने के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है, वहां सुटेबल वर्ड जो होते हैं ना, अप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं, रूम का ही प्रयोग किया आता है। अरे राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। एक रूम हुआ रहने का कमरा और दूसरा रूम हो गया बैठने के लिए सीट, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नो मोर सीट का यूज नहीं होता, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भले बोलचाल में आपको लग रहा होगा कि सीट यूज कर दे, लेकिन सीट यूज नहीं करना है। स्पेस होता है, अंतरिक्ष के लिए बोलते हैं स्पेस, या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जो जगह होता है ना, उसे भी हम स्पेस बोलते हैं। दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच में जो स्पेस जगह होता है वो स्पेस कहलाता है, या अंतरिक्ष क्या स्पेस। एकोमोडेशन मतलब होते आवास, एकोमोडेशन मैंने आवास। तो भाई पहले आवास पूरा ओवर पार्ट हो गया, जैसे होटल आवास है, लॉज आवास है, धर्मशाला आवास है, ठीक है, घर आवास है। अब उसमें रहने की जगह है या नहीं है, बैठने की जगह है या नहीं है, उसके लिए हम रूम का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। इट इज इजी टू सी, देखना आसान है। वाई सिटीज ग्रीव ऑन द रिवर बैंक्स, करा इट इज इजी टू सी, देखना समझना आसान है। वाई सिटीज ग्रीव ऑन द रिवर बैंक्स, करा नदी तट किनारे शहर का क्यों विकास हुआ, क्यों विकास इतना तेजी से हुआ, ये देखना समझना आसान है। देखिए इट इज इजी टू सी वाई सिटीज ग्रीव ऑन द रिवर बैंक्स, नदी किनारे, तो नदी किनारे शहर का बात हो रहा है ना। तो देखिए मान लो कि ये गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी, यदि हम ऑन द रिवर बोलेंगे तो ऑन द रिवर होता ही नहीं, ठीक है। आपको दो चीज बताए थे हम, ऑन द रिवर नहीं बनाएंगे, एट द रिवर वाले बोल सकते हैं, एट द रिवर नदी के पास होगा। एट द सी भी सिखाए थे हम, एट द सी समुद्र तट के किनारे, है ना, या फिर इन द रिवर, या इन द रिवर नदी में, या बोलेंगे इन द सी समुद्र में, ऑलरेडी पहले से विराजमान रहेगा तो इन द रिवर, या इन द स्विम कर रहा तो इन द रिवर। लेकिन यदि कोई बोलेगा एट सी, एट सी इसका मतलब हो गया ऑन शिप, ऑन ए शिप, अन्यथा एक जहाज पर है। ये किस पर है, एक जहाज पर है। एट सी कहने का मतलब हुआ ऑन ए शिप, जहाज पर है, समुद्र जहाज पर है, इसका मतलब होता है। कितना डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हमें कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो हम बहुत कुछ सिखाएंगे इसमें आपको। इट इज इजी टू सी व्हाई इट इज ग्रे ऑन द रिवर बैंक्स। अब आया कि नदी किनारे, नदी किनारे अब बात आया कि अलोंग का यूज कहाँ करेंगे भाई, तो अलोंग क्या होता है ना, समानांतर होता है। ये नदी तो ऐसे लंबा होता है ना, लंबा, और इसके समानांतर यहाँ शहर बसा हुआ है पटना, गंगा नदी के ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा शहर बसा हुआ है, इसका मतलब होगा अलोंग होते हैं। अलोंग का यूज हम जहां भी करते हैं वो समानांतर के अर्थ में करते हैं, पैरेलल के अर्थ में यूज करते हैं, समानांतर। तो इट इज इजी टू सी व्हाई इट इज ग्रीव ऑन द रिवर नहीं बल्कि अलोंग द रिवर बैंक्स हो जाएगा, नदी तट के किनारे किनारे। शहर विकसित हुआ, क्यों विकसित हुआ ये आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए 21, ही वॉज वेरी ऑफ फेल्यूर, वाज है, ही वाज तो क्या आएगा, वाजंट ही हो जाएगा, ये सबसे आसान है, ही वाज है तो वाजंट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ भी व्हाट लिखा हुआ है, इसके पहले वाला सेंटेंस में भी व्हाट आया था। यहाँ आप देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है लगा हुआ। जब यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया तो कन्फर्म है भाई कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट। यदि नहीं ऐसा लिखा हुआ तो डी आंसर बिल्कुल नहीं होगा, डी सबसे पहले हटा देंगे। WH वर्ड जब भी आएगा और साथ में इंट्रोगेटिव नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है, तब तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। हमारे पास एक और तीन का रास्ता है, तो एक होनी चाहिए या तीन होनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। पीछे लिखा हुआ सिंस द वर्क्स ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सब के पहले यदि सिंस लगा रहे तो कंफर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो हैव यू बीन डन हो जाएगा। बोलिए, अब बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहा होगा। देखिए
लास्ट या पास्ट, लास्ट या पास्ट प्लस टाइम, तब कन्फर्म है कि सिंस आप लगाइएगा। लेकिन लास्ट या पास्ट के साथ, लास्ट या पास्ट के साथ कोई नंबर ऐड कर दो, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर्स, है ना, प्लस टाइम लिखो, तब टाइम लगा दो, तब यहाँ आपका 4 लग जाएगा। 4 द आर्टिकल रहे या ना रहे इसका कोई जिक्र नहीं होता, हालांकि लास्ट या पास्ट के साथ नंबर प्लस टाइम लगा रहे, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, तो 4 लगेगा। और लास्ट प्लस केवल टाइम रहे तो हम सिंस लगाएंगे, जिसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो हैव यू बीन डूइंग, यानी राइट आंसर हमारा सी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जॉन किट्स का नाम सुने होंगे आप, जॉन किट्स का नाम सुने। किट्स सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स। किट्स जो है अपने कविताओं में खूब अच्छे से, किट्स अपने कविताओं में खूब बेहतरीन तरीके से विचार को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसे वर्णन करते हैं। किसी विचार को या किसी चीज को पोएम में कहना या किसी नोवेल में कहना, वो डिस्क्राइब होते, वर्णन करते हैं। स्पीक तो होते बोलना, स्टेज तो होगा जहां हम बोलेंगे, मंच पर बोलेंगे स्पीक। से तो हम किसी पर्सन से कहेंगे, नहीं नरेशन बनाते हैं तो ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। शी सेड टू यू, शी सेड टू हिम, वो किसी पर्सन होना चाहिए से के बाद। एक्सप्रेस मैंने होते अपनी व्यक्त करना, एक्सप्रेस अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, एक्सप्रेस होते हैं। आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब मैं अपनी भावनाओं को उजागर किया। द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हास्टली, देखिए इसमें क्या आएगा। द एनिमी सोल्जर्स, शत्रु सिपाही जो थे, शत्रु सिपाही जो थे, वेंट बैक हास्टली, तुरंत पीछे हट गया। अब देखिए रिटर्न का साइन होता गो बैक, गो बैक, इसलिए रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। वापस लौटना मतलब गया और चल आया, 3 अर्थ होते, 2 3 4 अर्थ होते हैं। एक हुआ यहाँ गया फिर लौट आया, ये हुआ रिटर्न या गो बैक बोलेंगे। ये पर्सन यहाँ गया और लौट आया तो रिटर्न कहलाएगा, गो बैक कहलाएगा। रिट्रीट का कहलाता है, रिट्रीट खासकर होते हैं मूव अवे फ्रॉम ए प्लेस, या इसका जो हम यूज करते हैं रिट्रीट का, मूव अवे फ्रॉम, मूव अ प्लेस, प्लेस या एनिमी, है ना। ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए इसमें क्या मतलब होता है, मूव अवे फ्रॉम ए प्लेस माने किसी स्थान से पीछे हटना, या शत्रु है उससे हम पीछे हट जाएंगे। कदम माने जहां हम ऐसे बॉर्डर पर ऐसे पूरा तान के एकदम खड़ा है, देखे शत्रु मजबूत है, तुरंत ऐसे पीछे हट गए। तो ये हटना, किसी स्थान से पीछे हटना या दुश्मन शत्रु सामने उसको देखकर पीछे हटना, उससे रिट्रीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिट्रीट कहलाएगा। मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस या एनिमी बोलते हैं रिट्रीट, वापस हटना, पीछे हटना, रिट्रीट कहलाएगा। अब अगर रिट्रेंच क्या कहलाता है, रिट्रेंच जो होता है ना, कटौती करना, खर्च में कटौती करना, रिट्रेंच होते हैं, कट डाउन होते हैं, कट डाउन, खर्च में कटौती करना। रिट्रेंच जो होता है ना, कट डाउन, खर्च में कटौती करना, रिट्रेंच। रिड्यूस कॉस्ट बोल सकते हैं, रिड्यूस कॉस्ट होगा, या स्पेंड लेस मनी, स्पेंड लेस मनी, कम खर्च करना, इसी को बोले कट डाउन, कटौती करना। ठीक है, स्पेंड लेस मनी बोल सकते हो, रिड्यूस कॉस्ट बोल सकते हो, कट डाउन बोल सकते हैं, कटौती करना, खर्च में कटौती करना। रिट्रेंच होते हैं, रिट्रीट होते हैं जहां है वहां से अपना कदम पीछे हटना, रिट्रीट। रिटर्न होते जाकर वापस आना, रिटर्न जिसका साइन गो बैक होता है। अब बोले शत्रु लिखा हुआ, सोल्जर्स लिखा हुआ, तब तो कन्फर्म है रिट्रीट होनी चाहिए। हासिल में होते जल्दबाजी, तुरंत। नो सूनर, देखिए जैसे ही हमें नो सूनर दिखाई दे तो नो सूनर के बाद हमारे देन का इस्तेमाल होता है, एंड का नहीं, देन का इस्तेमाल होता है। नो सूनर के बाद देन का इस्तेमाल होता है।
नो सूनर हैड द टीचर इंटर्ड द रूम, जैसे ही शिक्षक रूम में प्रवेश किए, देन द बॉय रश टू दियर सीट, लड़का अपने अपने सीट पर पहुंच गया। जैसे ही शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश किए, सब अपने अपने सीट ग्रहण कर लिए, अपने सीट पर चले गए। तो नो सूनर के बाद देन आता है, ये क्वेश्चन बराबर आते रहेगा। नो सूनर देन, हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आएगा। नो सूनर देन, हार्डली स्कार्सली, वेन आएगा। तो जैसा रहेगा हम वैसा पुट कर देंगे।